नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। उत्तर प्रदेश में चुनावों का बिगुल बज चुका है। चुनावी शंखनाद हो गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 7 चरणों में मतदान की पूरी तारीखें की घोषणा कर दी है। 10 मार्च को काउंटिंग हो जाएगी और उसी के साथ इस सूबे को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। नई विधानसभा का गठन हो जाएगा और सारे अपने अपने क्षेत्र से विधायक चुन जाएंगे। जनता जिनको चुन के भेजेगी वो उनको प्रतिनिधित्व करेंगे वहां पे। अब इसी के साथ ये सवाल खड़ा हो गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टियां दमदारी से लड़ रही हैं। एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरा समाजवादी पार्टी को मुख्य तौर पर एक दूसरे का प्रतिद्वंदी दिखाया जा रहा है। लेकिन गौर करिए आप कि और भी पार्टियां मैदान में हैं। फिर चाहे वो कांग्रेस को ले लीजिए, बसपा को ले लीजिए, उसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी आ रही है मैदान में। एक जो सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वो सिर्फ ये चल रही है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुख्य मुकाबला हो रहा है। लेकिन एक गौर अगर आप और फरमाएं तो एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह भी चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती, वो मैदान में क्यों नहीं उतर रही हैं, वो रैलियां क्यों नहीं कर रही हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गांधी दमदारी के साथ वहां चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव की पूरी तैयारी कर रही हैं। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जगह जगह जाकर के रथ यात्रा को के माध्यम से जनता को संबोधित कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना पूरा शीर्ष नेतृत्व और उसके साथ ही जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको भी उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए लगा दिया है। लेकिन जब आप गौर फरमाएंगे तो बसपा की तरफ आएंगे। बसपा में सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा एक बड़ा चेहरा बनकर के जो कुछ थोड़ा बहुत चहलकदमी कर रहे हैं, छोटी मोटी जनसभाएं कर रहे हैं, वो सिर्फ सतीश मिश्रा के नेतृत्व में हो रहा है। उनकी पत्नी भी है और उनके साथ उनके बच्चे भी हैं। लेकिन बसपा के बारे में कुछ बात करने से पहले, उनके बारे में समीकरण साधने से पहले थोड़ा सा गौर पिछले चुनावी समीकरणों पर करना होगा। आप लोग जब कभी भी हम लोग किसी चीज को मेजर करते हैं तो हम देखते हैं कि किस पार्टी को पिछली विधानसभा के चुनाव हुए तो वहां पर कितनी सीटें मिली थी, उस पार्टी को कितने लोगों ने वोट दिया था। लेकिन एक गौर जो हम बहुत कम फरमाते हैं वो वोट शेयर पे फरमाते हैं। और आज इस पूरे कार्यक्रम में हम उसी वोट शेयर के ऊपर बात करेंगे और बहुजन समाज पार्टी हमारे केंद्र में होगी कि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति क्या है और मायावती क्यों नहीं रैलियों में उतर रही हैं, रैलियां क्यों नहीं कर रही हैं। राजनीतिक गलियारों में और सियासी पंडित एक चर्चा ये दे रहे हैं कि जिस तरह से अखिलेश यादव को कई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लगा करके परेशान किया जा रहा है, उसी तरह से मायावती के ऊपर भी यह शिकंजा कसा जा सकता है। लेकिन इसके पीछे एक और भी कारण है। अब उस कारण को समझने से पहले थोड़ा सा मैथ्स के न्यूमेरिक नंबर के फिगर्स पे थोड़ा गौर फरमाइए और उसके बाद पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां से चर्चा कीजिए। मायावती का एक पूरा बहुमत के साथ जब उत्तर प्रदेश की गद्दी संभाली थी वो साल था 2007। 2007 में बसपा को 206 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर मिली थी। उत्तर प्रदेश में 1,58,72,561 वोटों के साथ बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई थी और उस वक्त उसका वोट शेयर था 30.43%। ये बहुत याद रखिए और मैं दोबारा से बोल रहा हूं, 30.43% बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर था। अब एक सवाल ये उठता है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार रैलियां नहीं कर रही है तो वहां के उसको वोट नहीं मिलेंगे और उसी के साथ उसके जो वोट शेयर डाउन हो जाएगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको आंकड़ा 2007 का दे रहा हूं, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। 2012 और 2017 पर भी हमारी बात होगी। 2007 में जब 1,58,72,561 वोटों के साथ मायावती सत्ता में बैठी थी 206 सीट लेकर के, उस वक्त वोट शेयर जो उस साल में था वो था 30.43%। दूसरी बार दूसरे विधानसभा चुनाव में आ जाइए, 2012 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की फिर से बात करें तो उस वक्त बहुजन समाज पार्टी को 80 सीटें मिली थी। 1,96,47,303 वोटों के साथ बहुजन समाज पार्टी रही थी। अब उस वक्त में अगर उसके वोट शेयर की बात करें, ये 2012 की, तो 25.91% वोट उसको मिले थे। 2007 की तुलना में 2007 में 30.43% मिले थे, तो 2012 में 25.91% वोट शेयर के साथ बहुजन समाज पार्टी सत्ता में अपनी भूमिका निभा रही थी और विपक्ष की भूमिका में आ गई थी। अब 2017 का विधानसभा चुनाव देखिए, जब बसपा को 19 सीटें मिली थी, यानी सीटें लगातार आप देखोगे कम होती जा रही हैं। और उसके बाद 1,92,81,340 वोट बहुजन समाज पार्टी के खाते में आए थे। 22.23% वोट शेयर रहा था बहुजन समाज पार्टी का। अब इन तीनों सालों की जरा तुलना करिए, इनके कंपैरिजन करिए। बहुजन समाज पार्टी को 2007 में जब वोट शेयर था 30.43%, 2012 में वोट शेयर हो गया 25.91% और उसके बाद 2017 में वोट शेयर हो गया 22.23%। यानी वोट शेयर की तुलना अगर देखें तो बहुत कम हुआ है। 30%,
फिर उसके बाद डाउनफॉल हुआ 25% और 22%, लगभग कुछ एवरेज वही रहा 20 से 30 के बीच का। लेकिन सीटों की अगर संख्या आप देखोगे तो बसपा को 206 सीट मिली थी 2007 में, और उसके बाद 2017 में बसपा को मिली हैं 19 सीट। 2017 में बसपा को मिल रही हैं 19 सीटें और 12 में बसपा को मिली थी 80 सीटें, यानी 206 से 80 पे सिमटी और 80 से आकर के फिर 19 सीटों पर सिमट गई बसपा। लेकिन वोट शेयर में कोई बड़ा अंतर नहीं आया। इसीलिए हमेशा जब हम वोटों की किसी पार्टी की तुलना करते हैं और ओपिनियन पोल के जो सर्वे निकाले जाते हैं, उस सर्वे में इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है कि वोट शेयर किस पार्टी के कितनी तुलना में कम हुए हैं। अब एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि बसपा का जो वोट है वो उसका सदा हुआ वोट है, इसीलिए वोट शेयर कम नहीं हो रहे हैं। इस चीज को मैं बार बार कह रहा हूं, सीटें कम होती जा रही हैं, ये एक सच है। 2012 से 2007 से 12, फिर उसके बाद 17 के चुनावों में, और इस बार भी ये खाका तैयार किया जा रहा है कि बसपा का जो वोट शेयर होगा वो इसी के बीच में फंसने वाला है, 20 से 30 के बीच का आंकड़ा है। उसके साथ एक हमारे जो चुनाव होते हैं भारत के अंदर, उस चुनावों में चुनावी भाषा का एक शब्द है, एक प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं फास्ट पास्ट द पोस्ट। फिर बता दे रहा हूं, एक चुनावी भाषा में इसका नाम होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसमें क्या होता है, अब 2014 का जरा लोकसभा चुनाव याद करिए, जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे एक प्रचंड बहुमत के साथ और मोदी लहर के साथ। भाजपा की स्थिति पूरे देश में बदली थी। उस वक्त में नरेंद्र मोदी को जब सिर्फ 31% वोट मिले थे, तो विपक्षियों ने एक आवाज बुलंद करी कि उनकी सरकार बन गई सिर्फ 31% वोट शेयर के साथ, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। लेकिन यह सच हुआ ना। लेकिन यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, इसमें पूरी चुनावी प्रक्रिया शामिल होती है और चुनाव की पूरी थ्योरी लगती है। तो इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाले सिस्टम में होता है कि जहां पर हो सकता है कि आपको एक जगह पे कम वोट शेयर हो आपका, लेकिन आप अगर सीटें ज्यादा निकाल रहे हो तो आपको वहां की सत्ता दे दी जाती है। जैसे एक एग्जांपल सेट करिए कि एक क्षेत्र में एक उम्मीदवार खड़ा हो रहा है और वहां पर उसको सिर्फ 15% वोट मिल रहे हैं, लेकिन जीतता वो है जो उससे ज्यादा सीट ले जाएगा। हो सकता है वोट शेयर ज्यादा हो, सीट कम हो, लेकिन जीतता है जिसकी सीट ज्यादा होती है। और इसी वजह से नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता पर बैठे थे और उनको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एनडीए पार्टी थी उसकी 31% वोट शेयर था इस पूरे लोकसभा चुनावों में। तो ये एक बहुत अहम बात थी। अब एक सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, जिसके पास सीट ज्यादा होती है वो जीतता है, वोट शेयर वाला भी ज्यादा जीत सकता है। तो अब इसके लिए गौर फरमाइए कि हमारे देश में क्या ऐसा संभव है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला सिस्टम से ट्रेंड से हम एक बाहर निकले और दूसरे ट्रेंड को अपनाएं। तो इसका जवाब है हाँ। बहुत सारे मौकों पर ऐसा चुनाव आयोग ने कई बार सोचा है और कई बार ये चीजें हुई हैं। कई देशों में एक पॉलिसी चलती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी। इस पॉलिसी के तहत इस सिस्टम को पूरा फॉलो किया जाता है उन देशों में। अब उन देशों में यह होता है कि जिस पार्टी को जितना वोट शेयर मिलता है उसको उतनी सीटें दे दी जाती हैं। सपोज करिए किसी को वोट शेयर मिल रहा है 30%, तो 30% के हिसाब से उसको उस क्षेत्र की सीटें दे दी जाती हैं। तो ये एवरेज बैठता है, तो ना वोट शेयर का मामला कहीं फंसता है और ना वहां पर जाकर के उसका सीटों की बंटवारे में कोई दिक्कत आती है। तो ये कई सारे देशों में चल रहा है। साउथ अफ्रीका हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इटली में तो शुरुआत से यही नियम है जब से वहां का देश बना और वहां की चुनाव प्रक्रिया है। उस चुनाव प्रक्रिया में कभी संशोधन नहीं हुआ, उसमें यही चला है कि वहां पर जो रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी वाली थ्योरी है वो हमेशा से काम आई है। और भारत की जब निर्वाचन आयोग ने इसको समझने की कोशिश की है तो कई मामलों में कई बार पेच फंसा है वहां पर। अब एक ट्रेंड और भारत में है जिसका भी काफी विचार हो रहा है, काफी मंथन उस पर चल रहा है, रैंक चॉइस वोटिंग। ये एक ट्रेंड, इसको चुनाव आयोग ने कई बार समझने की कोशिश करी है, लेकिन ये बहुत पेचीदा मामला हो जाता है और बहुत संकट वाला हो जाता है। अब इसको आप बहुत आसान भाषा में ऐसे समझिए कि सपोज करिए आपके क्षेत्र से 2 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। अब उन 2 उम्मीदवारों में एक को वहां पर 20 सीटें मिल रही हैं और एक उम्मीदवार को वहां पर 21 सीटें मिल रही हैं। लगभग बहुत कम अंतर से वो चुनाव जीत रहा है। और हमारे यहां का चूंकि नियम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, तो वहां पर जिसको 21 सीटें मिलती हैं उसको बैठाल दिया जाता है और 20 सीट वाले को कमान दिया जाता है। जबकि आंकड़ा लगभग आप देखो तो बहुत बराबरी का होता है। तो इस पर विचार करने के लिए कहा गया, कई बार चुनाव आयोग के पास चिट्ठियां आई, तो उस पर चुनाव आयोग ने विचार किया तो रैंक चॉइस वोटिंग को लगा दिया। उसमें क्या किया कि अब अगले ही दिन तुरंत फिर से चुनाव करवा लिया गया वहां पर, और एक नियम बना कि वहां पर इतनी दिक्कत नहीं आएगी, अगले दिन चुनाव तुरंत करवाइए, क्योंकि हमारे यहां वोट जो होते हैं वो ईवीएम मशीन से होते हैं। बैलेट पेपर में तो दिक्कत आएगी क्योंकि उसको आपको फिर काउंटिंग दोबारा से करानी पड़ेगी, पूरा स्टाफ लगाना पड़ेगा, लेकिन ईवीएम में आप तुरंत करा सकते हो, सारा मशीनरी काम होता है।
तो वहां पर भी जब मामला आया तो बहुत पेचीदा होता चला गया, क्योंकि अब इस तरह से हमारे यहां जो फर्स्ट पास द पोस्ट वाला नियम था वो ओवरटेक कर रही थी आपका रैंक चॉइस वोटिंग वाला। तो यहां से मामला ट्रेंड बदला और उसी के साथ ये सिस्टम धीरे धीरे खत्म किया गया और इलेक्शन कमीशन अब बहुत ही कम संज्ञान इस पर लेता है। लेकिन चुनाव आयोग ने बहुत बार ये कोशिश करी लोगों ने कि ये ट्रेंड फॉलो किया जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बहुत फायदा होता है। 20 वोट वाले और 21 वोट वालों के बीच का अंतर जो होता है वो मिटता है, और हो सकता है एक बार फिर से उसको जनता 21 वाले को नापसंद करते और 20 वाले को काबिलियत समझे। तो ये एक भारत में बहुत सिस्टम है, और इसीलिए आपको कई चुनावों में ये देखने को मिल जाता है कि वोट शेयर भले किसी एक पार्टी का ज्यादा रहे, लेकिन वहां पर जो सरकार बनाएगी, जो वहां की विधानसभा से चुना जाएगा, वो हमेशा ज्यादा सीटों वाला, ज्यादा वोट वाला आदमी चुना जाएगा। यही हाल बसपा के साथ हुआ। आप देखो बसपा का वोट शेयर बहुत ज्यादा है, इवन बसपा का वोट शेयर भाजपा से भी ज्यादा है। 2007 की बात करें तो बसपा का वोट शेयर 30.43% था और भारतीय जनता पार्टी का उस वक्त वोट शेयर 16.97% था। समाजवादी पार्टी का थोड़ा सा ज्यादा था, 25%। 2012 की जब आप बात करोगे तो समाजवादी पार्टी का था 19% और बसपा का था 25%। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ 15% वोट शेयर था। और 12 की जब हम बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का 39% वोट शेयर हुआ, बसपा का 22% हुआ। भारतीय जनता पार्टी का चूंकि उस वक्त मोदी लहर थी और उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी वहीं से ज्यादा वोट शेयर निकाल पाई जहां से उसका बिल्कुल गठित हुआ वोट था, जो बिल्कुल वहां का भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ा हुआ वोट है, वहां से वोटों की शेयर बढ़ाए थे भारतीय जनता पार्टी ने। यही हाल बसपा के साथ है कि बसपा का जितना वोट शेयर है वो बिल्कुल गढ़ा हुआ वोट शेयर है और बसपा के वोट शेयर में कोई अंतर नहीं आता है। तो जो सियासी गलियारों में चर्चा जब ये होती है कि आजकल चुनावों का मौसम चल रहा है और 22 के चुनावों का दौर आ गया और कुछ ही महीने बचे हुए हैं, तो जब हम चाय की टपरियों पर पहुंचते हैं, कहीं अलाव जल रहे होते हैं, वहां पर 4 बड़े वरिष्ठ विद्वान राजनीतिक की बात कर रहे होते हैं, तो हम ये बहुत जल्दी से आंक देते हैं कि बसपा की तो स्थिति अब बहुत खराब हो गई, उसको तो हम कोई दल ही नहीं मानते हैं। जबकि बसपा का वोट शेयर की अगर आप बात करोगे, उस आंकड़े से देखोगे तो बसपा का वोट शेयर अभी भी उतना ही प्रभावी है जितना उसका पिछले चालू था। और अभी मायावती ने हाल ही में आकर के कहा कि हम उसी तरह से तैयारी कर रहे हैं जैसे 2007 में करी थी। तो ये पूरी आज की जो हमारी एक कार्यक्रम हमने इसी पर रखा था कि बसपा के वोट शेयर की अपेक्षा बात करी जाए, क्योंकि मायावती चुनावों में दिख नहीं रही है तो सवाल तो बहुत सारे खड़े हो रहे हैं और उसके पीछे के लॉजिक भी बहुत बताए जा रहे हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पे हम घरों के अंदर 4 दीवारों में बैठकर और पूरी सत्ता का निर्धारण कर देते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनभागीदारी अहम होती है। मतदाता 4 मतदाता खड़े होकर के एक सरकार को बना भी सकते हैं, सरकार को गिरा भी सकते हैं। एक वोट की कीमत इस लोकतंत्र में होती है और लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया भी यही कहती है। तो बसपा के वोट शेयर की जब आप बात करेंगे तो आपको ये सारे आंकड़े बहुत स्पष्ट नजर में आ जाएंगे, बहुत सारे आंकड़े स्पष्ट दिख जाएंगे। तो बसपा को दरकिनार करना हालांकि अभी उचित नहीं होगा, लेकिन हां, बसपा उस मुख्य लहर में नहीं आ पा रही है जिस मुख्य लहर में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपनी भूमिका निभा रही है। तो आगे चुनावों में देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्या किसके पाले में गेंद रहती है और कौन सूबे को नया मुखिया मिलता है, कौन सरकार बहादुर इस पूरे सूबे का बनता है। अलग अलग राज्यों में चुनाव है, अलग अलग राज्यों पर हमारी पूरी नजर है। उसी के साथ बहुत कम वक्त बचा है, ओमिक्रॉन की लहर है, आप सभी अपना भी ध्यान रखिए और चुनावों में अपनी जो मतदान की प्रक्रिया है उसमें भूमिका जरूर अदा करिए, क्योंकि एक वोट इस लोकतंत्र में मायने रखता है। एक वोट से सरकार बनती है, बिगड़ती है। मुझे इजाजत दीजिए, फिलहाल के लिए शुक्रिया। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज।